हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है चालाक सेठ की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम मदन और छोटे भाई का नाम अमर। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ा भाई काफी चालाक था। छोटा भाई बहुत भोला भाला सा था। एक दिन अमर अपने बड़े भाई से जाकर कहता है, भैया, मुझे लगता है मुझे शहर जाना चाहिए। गांव में मुझे मेरे लायक कोई काम नहीं मिल पा रहा है। शहर जाऊंगा, कुछ कमा कर ही लाऊंगा। मदन कहता है, तुम्हारा अकेले शहर जाना सही नहीं है। तुम बहुत भोले हो, कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। तो अमर कहता है, नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आता। अमर की जिद करने पर मदन उसे शहर के लिए भेज देता है। शहर पहुंचने के बाद अमर पूरे शहर में अपने काम की तलाश में लग जाता है और हर गली में आवाज लगाता है, काम करवा लो काम। उसी शहर में एक बहुत चालाक सेठ रहता था। वह देखता है कि एक बहुत भोला भाला सा लड़का काम की तलाश में पूरे शहर में घूम रहा है। वह सेठ अमर को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। तो अमर कहता है, मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, आप बताइए। सेठ कहता है, मेरा पहला सवाल तो तुमसे यह है कि तुम आग लोगे या ढाक। अगर आप सभी को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, आक और ढाक दोनों एक पेड़ के नाम है। आक के पेड़ का पत्ता छोटा होता है और ढाक के पेड़ का पत्ता बड़ा होता है। इसीलिए सेठ उससे पूछता है कि तुम आक लोगे या ढाक। अमर कहता है, मैं तो आक लूंगा। अमर की इसी बात से सेठ समझ जाता है कि यह बिल्कुल भी चालाक नहीं है। सेठ अपनी दूसरी शर्त बताता है और कहता है, मैं तुम्हें काम पर रखने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हो। अगर तुम कभी अपनी मर्जी से गए, तुम्हें अपने नाक और कान मुझे देने होंगे। और अगर कभी मैंने तुम्हें अपने काम से निकाला, तुम मेरे नाक और कान ले जाना। अमर अपने मन में सोचता है, मुझे तो वैसे भी काम की बहुत जरूरत है, मैं अपने आप से काम क्यों छोड़ूंगा। अमर को सेठ की सारी बातें मंजूर थी। सेठ अमर को अगले ही दिन से काम पर रख लेता है और उसी दिन से सेठ ने अपने सभी नौकरों को काम से निकाल दिया था। अब सेठ अमर को आग के पत्ते जितना थोड़ा सा खाना देता था और अपने सभी नौकरों के बदले का काम सारा अमर से करवाता था। सेठ के यहाँ बहुत सारी भैंस थीं। उन सभी भैंसों की देखभाल अमर अकेला करता था और सेठ के बड़े बड़े खेतों की देखभाल भी अमर अकेला ही करता था। और खाना बहुत कम मिलने के कारण अमर बहुत दुबला पतला हो चुका था। इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं और अमर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब ना तो सेठ उसे चैन से सोने देता था और ना ही चैन से खाने देता था। एक दिन अमर अपने मन में सोचता है, इस सेठ ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर मैं और समय तक इसके पास रहा तो शायद मैं तो जिंदा ही ना बचूं। मैं इसे अपने नाक और कान दे देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। मैं कम से कम जिंदा बच तो जाऊंगा। अमर सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे आपके यहाँ और काम नहीं करना है। तो सेठ कहता है, तुम्हें मेरी शर्त याद तो है ना। अमर कहता है, हाँ सेठ जी, आप चाहे तो मेरे नाक और कान ले सकते हैं, लेकिन मुझे जाने दीजिए। सेठ अमर के नाक और कान दोनों काट लेता है और अमर अपने घर वापस आ जाता है। अपने भाई से जब वह आकर मिलता है, मदन अपने भाई की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और उसकी उस हालत का कारण पूछता है। अमर उसे सारी बातें बताता है। अमर की सारी बातें सुनकर मदन का खून खौल जाता है। वह ठान लेता है कि वह सेठ से बदला लेकर रहेगा। मदन अगले दिन ही शहर के लिए निकल जाता है और अमर की ही तरह गली गली में आवाज लगाता है, नौकरी करवा लो नौकरी। सेठ जब मदन की आवाज सुनता है, समझ जाता है, सोचता है, फिर से एक बकरा आ गया। सेठ मदन को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। सेठ मदन से भी वही सवाल करता है, आग लोगे या ढाक। मदन कहता है, ढाक खाऊंगा मैं तो। सेठ अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत चालाक है, कोई बात नहीं, संभाल लूंगा इसको भी। सेठ अपनी दूसरी शर्त बताता है। कहता है,
मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम अपनी मर्जी से काम छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम अपनी मर्जी से कभी गए, तुम्हें मुझे अपने कान और नाक देने होंगे। और अगर मैंने तुम्हें कभी अपनी मर्जी से निकाला, तुम मेरे कान और नाक ले लेना। मदन भी सेठ की सारी शर्तें मंजूर कर लेता है। अगले ही दिन से काम पर लग जाता है। सेठ फिर से अपने सारे नौकरों को छुट्टी दे देता है। पहले दिन सेठ मदन को काम देता है कि तुम्हें हमारे खेत की सारी बेफिजूल की घास उखाड़नी होगी और अच्छी अच्छी फसल को रहने देना है। मदन अपने ढाक के पत्ते जितना खाना लेकर खेत चला जाता है और सारे खेत की अच्छी फसल को उखाड़ देता है और बेफिजूल की घास रहने देता है। जब सेठ आकर अपना खेत देखता है, वे कहता है, ये तुमने क्या किया? मेरा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था बेफिजूल की घास उखाड़नी है और तुमने सारी अच्छी फसल उखाड़ दी। मदन कहता है, माफ करना सेठ जी, मुझे जैसा समझ में आया मैंने वैसा कर दिया। आप मुझे कोई दूसरा काम बताइए, मैं अच्छे से करूंगा। अब सेठ मदन को कहता है, घर पर हमारी बूढ़ी माँ रहती है, तुम्हें उनकी हवा करनी होगी। यह काम बहुत आसान है, इसीलिए सही से करना। अब मदन घर आ जाता है, फिर से अपना बहुत सारा खाना खाकर बैठ जाता है सेठ की माँ की हवा करने के लिए। हवा करते समय बार बार एक मक्खी आकर सेठ की माँ के मुंह पर बैठ जा रही थी। उस मक्खी को भगाने के लिए मदन हाथ के पंखे को ही सेठ की माँ के मुंह पर मार देता है, जिससे कि उन्हें चोट लग जाती है। सेठ जब वापस आता है, अपने माँ के सर पर पट्टी बंधी हुई देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम यह सब काम छोड़कर जा सकते हो। तो मदन कहता है, ठीक है सेठ जी, अपनी शर्त के मुताबिक अपने नाक और कान काट कर आप मुझे दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। तो सेठ कहता है, कोई बात नहीं, रहो यहीं पर, काम सही से किया करो। कुछ समय बाद सेठ की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब सेठ मदन को कहता है, अब तुम्हें हमारी माँ को दफनाने के लिए एक कब्र खोदनी होगी और ध्यान रहे, कब्र इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी थोड़ी के बराबर आनी चाहिए। अपना काम सुनकर मदन चला जाता है और जमीन पर लेटकर अपनी थोड़ी के बराबर गड्ढा खोद देता है। वह गड्ढा इतना बड़ा था कि सेठ की माँ तो क्या, उसमें उनकी उंगली भी दफन ना होती। अब सेठ अपनी माँ की लाश को लेकर दफनाने आ जाता है और हर जगह कब्र का गड्ढा ढूंढने लगता है। गड्ढा ना मिलने पर दोबारा मदन को बुलाया जाता है। मदन से कहा जाता है, बताओ कहाँ खोदा है तुमने गड्ढा? हमें कहीं भी नहीं मिला। मदन दिखाता है, ये देखो, यहाँ खोदा था मैंने गड्ढा, अगर आप चाहें तो नाप लीजिए, मेरी थोड़ी के बराबर है। सेठ बहुत परेशान हो चुका था मदन से। कुछ दिन बाद सेठ मदन को काम देता है कि तुम्हें हमारे खेत में हल चलाना होगा। सेठ मदन को 2 बैल और एक हल दे देता है और खेत भेज देता है। मदन खेत पहुंचता ही है कि उसे 2 व्यापारी दिखाई देते हैं। व्यापारी मदन से कहते हैं, अपने ये 2 बैल मुझे दे दो, मैं तुम्हें इनकी अच्छी खासी रकम दे दूंगा। मदन कहता है, ठीक है, लेकिन मैं खाली बैल दूंगा, बैल की पूंछ मेरे पास रहेगी। तो व्यापारी कहते हैं, लेकिन तुम खाली पूंछ का करोगे क्या? मदन कहता है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें लेने हैं तो बताओ। व्यापारी बैलों की पूंछ मदन को देकर वहां से बैलों को ले जाते हैं। मदन उन दोनों बैलों की पूंछों को एक तालाब में गाड़ देता है और जो हल वह सेठ से लेकर आया था उसको तोड़कर लकड़ियां बना लेता है और दोबारा सेठ के घर आ जाता है। सेठ जब मदन से कहता है कि बैल कहाँ हैं, मदन कहता है, सेठ जी, आपके बैल पानी पीने के लिए तालाब में उतरे थे और वहीं डूब गए, बस उनकी खाली पूंछ दिख रही है। सेठ जब उस तालाब के पास आता है, वह दोनों बैलों की पूंछ को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करता है और दोनों बैलों की पूंछ उसके हाथ में आ जाती है। इस बात पर मदन कहता है, देखा सेठ जी, बैल मुझे लगता है काफी अंदर चले गए हैं, इसीलिए उनकी पूंछ उखड़कर आपके हाथ में आ गई है। अब सेठ मदन से बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि मदन की वजह से सेठ का बहुत नुकसान हो चुका था। सेठ मदन से कहता है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। मदन कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपने जो शर्त रखी थी कि अगर आप मुझे काम से निकालेंगे, आप मुझे अपने कान और नाक देंगे, मुझे आप अपने कान और नाक दे दो, मैं चला जाऊंगा। यह बात सुनकर सेठ का सर चकराने लगता है। वह कहता है, ठीक है, रहो यहीं पर, नहीं निकालता तुमको काम से। एक दिन सेठ अपनी सेठानी से कहता है, मैं तो कहता हूँ हम लोग यहाँ से चलते हैं, वरना ये तो हमारी किसी दिन जान ही ले लेगा।
सेठ की यह सभी बातें मदन चुपके से सुन रहा था। आधी रात को सेठानी अपना बैग पैक कर रही थी। मदन उसी बैग में जाकर छुप जाता है। आधी रात को सेठ और सेठानी उस बैग को लेकर घर से निकल जाते हैं। काफी दूर आने के बाद वह थक चुके थे। सेठानी कहती है, हम यहीं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद फिर चलना शुरू करेंगे। सेठानी उस बैग को नीचे रख देती है। तभी उसमें से मदन निकल आता है। सेठ मदन को देखकर हैरान रह जाता है और सेठ मदन को देखकर कहता है, अच्छा हुआ तुम हमारे साथ आ गई, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। चलो हम तीनों थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर चलेंगे। मदन अपनी आंखें बंद कर कर लेट जाता है। सेठ सेठानी से कहता है, इसके सोने के बाद हम इसे इस कुएं में डाल देंगे और हम दोबारा घर चले जाएंगे। सेठ की यह बात फिर से मदन सुन लेता है। अब सेठानी के सो जाने के बाद मदन सेठ को एक कपड़े में बांध देता है और खुद एक चद्दर ओढ़कर सो जाता है। जब सेठानी की आंख खुलती है, वह सोचती है कि सेठ जी ने मदन को इस कपड़े में बांध दिया है। मैं इसे अभी उठाकर कुएं में डाल देती हूँ, सेठ जी खुश हो जाएंगे। सेठानी जल्दी से सेठ को मदन समझकर उस कुएं में डाल देती है। और यहाँ अचानक से मदन कहता है, सेठानी जी आपने ये क्या कर दिया? सेठ जी को ही कुएं में फेंक दिया। सेठानी मदन को देखकर कहती है, तुम यहाँ हो तो मैंने कुएं में किसे फेंका? अपने सेठ को कुएं में देखकर सेठानी मदन से कहती है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सेठ जी को इस कुएं से बाहर निकाल दो। अगर तुम्हें उनके कान नाक चाहिए मैं दिलवा दूंगी, लेकिन अभी उनकी जान बचा दो। मदन सेठ पर रहम कर कर सेठ को कुएं से बाहर निकाल देता है और सेठ अपने कान और नाक मदन को दे देता है। यहाँ मदन का बदला भी पूरा हो जाता है और वह अपने घर आता है। अपने भाई से कहता है, मैंने कहा था ना तुम बहुत भोले भाले हो, देखो तुम अपने नाक और कान कटवा कर आ गए और मैं उसी सेठ के नाक और कान ले आया। कहानी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली कहानी में किस टॉपिक पर बनाऊं ये मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।